ठीक है जी, आई गेस एवरीबॉडी इज हियर। ठीक है जी, चलो, जो हमने चैप्टर 1 मैनेजमेंट का वीडियोस यूट्यूब पे डाले थे, जो फ्री थे, डेमो एक्सेस थे, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं चैप्टर 1 के। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसमें कवर हुआ था वो था डेफिनेशन, कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। इट मीन्स, याद होगा आपको, मैंने बहुत बार बोला उन वीडियोस में, बहुत बार बोला कि इट मीन्स टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने को मैनेजमेंट कहते हैं। खुद काम करना बहुत आसान होता है, ठीक है, वो दीदी हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन खुद काम करना वैसे आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको किसी की मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपको अपना काम, स्पेशली अपना काम किसी और से कराना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई और उतना एफर्ट आपके काम में लगाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक कला है जिसकी मदद से आप दूसरों से अपना काम निकलवाते हो, दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट के फीचर्स। ये भी हमने पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, क्योंकि इसी के चैप्टर के बेस पर सारे चैप्टर्स चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, 2 था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है, चलो एक आधा कोई फीचर बोलो, कोई भी। दक्ष, क्लास अटेंड करी होगी आपने। गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, अच्छा व्हाट इज गोल ओरिएंटेड, कि मैनेजमेंट की मदद से आप अपने क्या अचीव कर सकते हो, गोल। दूसरा था परवेसिव। परवेसिव क्या था, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। इट तीसरा था कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट कभी भी एंड नहीं होता। टेंजेबल, इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। इनटेंजेबल, इसके रिजल्ट्स दिखते हैं, मैनेजमेंट नहीं दिखता है। ग्रुप एक्टिविटी, एक बंदे का मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट तब होता है जब पूरा ग्रुप होता है। ये सारे फीचर्स थे इसके। डायनामिक, आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट को चेंज करते रहना पड़ता है, जैसा जैसा माहौल वैसा मैनेजमेंट, एक लॉजिक सी बात है। और लास्ट मल्टी डायमेंशनल, कि मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, पीपल का भी और रिसोर्सेज का भी। वेरी गुड, आपने आंसर्स दिए, थोड़ी तसल्ली सी हुई मुझे कि आपको पता है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 3 मार्क्स में आएगा बच्चे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये जरूर आएगा, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, ये जरूर आएगा, आपके पहले पेपर में ही देख लेना, जरूर आएगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, 3 नेचर होते हैं, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट भी जैसे पर्सन टू पर्सन अलग होता है, मैनेजमेंट भी अलग होता है। आर्ट में स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, मैनेजमेंट में भी करती है। आर्ट में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स उतनी ज्यादा होती हैं। तो आर्ट में डिक्लेयर किया गया था कि मैनेजमेंट इज फुल फ्लेज आर्ट, जिन लोगों ने वीडियोस देख ली हैं। साइंस, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे बच्चे, टाइम निकाल के जरा अपना पिछला कोर्स फटाफट कवर अप कर लो। साइंस में ये डिक्लेयर हुआ था कि साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से बने हैं, हमारे प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस से बने हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, हमारे सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई होते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। प्रोफेशन तो सबसे बढ़िया था कि प्रोफेशन में मैनेजमेंट की एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, और ये हेरिडिटरी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब आप फादर कैन, जो प्रोफेशंस होते हैं वो फादर अपने सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर अपनी डिग्री अपने बच्चे को नहीं दे सकता। ये सारा कुछ हमने प्रोफेशन में समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियोस को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको 3 लेवल्स पढ़ाए थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में वो लोग आते हैं, टॉप लेवल में, एक सेकेंड हम ये देख लें कि हमने इसकी कितनी वीडियोस डाली है, एक सेकेंड। टॉप लेवल 5 है दीदी। हाँ, ऑलमोस्ट 5। कब मिलेंगे? इसके फेयर नोट्स में अभी ग्रुप में ही डाल दूंगी बच्चे, आजकल में। ये चैप्टर बस खत्म हो जाए, ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, लेवल्स पढ़ लिए थे, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिए थे। वी हैव 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल्स, ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में वो लोग काम करते हैं जिनका दिमाग का काम होता है और जिन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना होता है। मिडिल लेवल पे वो लोग काम करते हैं जिनका एक डिपार्टमेंट होता है। बहुत ध्यान से सुनो बात को,
टॉप लेवल में वो लोग काम करते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, मिडिल लेवल में वो लोग काम करेंगे जो सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देखेंगे, जैसे कि सेल्स मैनेजर। अब बताओ, सेल्स मैनेजर सिर्फ सेल्स देखेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं देखेगा ना, तो सेल्स मैनेजर कौन से लेवल पे आएगा, मिडिल लेवल पे। लेकिन जो कंपनी का सीईओ है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, इसलिए वो टॉप लेवल पे आता है। ऑपरेशनल लेवल में कौन आते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे वो लोग आते हैं जो वर्कर्स को हैंडल करते हैं, वो लोग ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं, टॉप मिडल ऑपरेशनल। ठीक है जी, हमारे पास टॉप मिडल और ऑपरेशनल 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां तक हम कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो आपका बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में वही पुराने प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, सोशल और पर्सनल। ठीक है जी, तो मैं 6th क्वेश्चन की तैयारी करती हूँ। डेफिनेशन हो गए, फीचर्स हो गए, नेचर हो गए, लेवल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। 6th क्वेश्चन की हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, बी क्विक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मिताली कॉपी खोल ली बच्चे? मिताली नोटबुक रेडी है? चलो, हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 6 में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आगे चल के पूरे पूरे चैप्टर्स बन जाएंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारे पास मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं। सुनिएगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन पे आते हैं, मैनेजमेंट में क्या क्या काम किए जाते हैं। अगर मुझे मैनेज करना है, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, मुझे टीचर्स डे मैनेज करना है, जो कि इस साल होगा नहीं, ठीक है, उम्मीद तो है नहीं कि होगा। टीचर्स डे 2020 का टीचर्स डे 5 सितंबर 5 2020, ठीक है जी। हमें इस डेट वाला टीचर्स डे मैनेज करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होंगे, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को मैनेज करते हो, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी चीज को मैनेज करते हो तो उसको मैनेज करने में आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स, इट मीन्स टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस, सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लो। जब आप सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लोगे ना बच्चे, तो आपका मैनेजमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप चाहते हो कि जो भी मेरा टीचर्स डे है वो बहुत अच्छे से हो, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका टीचर्स डे बहुत अच्छे से हो, आप उसे बहुत अच्छे से मैनेज करो, क्योंकि 12th वाले ही मैनेज करते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप अपना टीचर्स डे बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ, तो आप सबसे पहले उसकी प्लानिंग करो। प्लानिंग मतलब टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस, सब कुछ पहले से डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड करो दीदी? ये डिसाइड करो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एक्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस ना पहले से ही रेडी होने चाहिए। अगर मेरे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही रेडी है, क्या, कब, क्यों, कैसे, तो मेरा मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी काम को मैनेज करने से पहले मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस। क्लियर है कि टाइम से पहले ही हर चीज को डिसाइड कर लो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बजट बना दिया,
मैंने बजट बनाया कि मैं, एक अंदाजे से चलते हैं कि मैं 40,000 के अंदर, 40,000 अप्रोक्स, इतने फंड्स में मैं टीचर्स डे का फंक्शन कंप्लीट कर दूंगी। मैं टीचर्स डे का फंक्शन इतने फंड्स में कंप्लीट कर दूंगी, 40,000 रुपए में। अब हम इतने सारे बच्चे हो, आप 12th क्लास में इतने सारे बच्चे हो, आप सबने कॉन्ट्री करके कितने रुपए इकट्ठे करे? 40,000। आपका बजट कितने का है? 40,000 का। पहले पैसे नहीं इकट्ठे होते। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ, जब आपके स्कूल में कोई ट्रिप होता है, स्कूल वाले आपको बताते हैं कि पर पर्सन इतना देना है, तो पहले वो एक बजट तैयार करते होंगे ना, कॉमन सेंस। पहले वो एक बजट तैयार करते होंगे कि हाँ इतने का खर्चा आ जाएगा, तो हर बच्चे से इतना इतना ले लो। एक कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो मैनेजमेंट की जो सबसे पहली नींव है, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम मैनेजमेंट की वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आगे चल के हमारे चैप्टर्स हैं। प्लानिंग एक पूरा चैप्टर है, तो बहुत जरूरी है समझना कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग एक पूरा चैप्टर है। मैं आपको जितने फंक्शंस पढ़ाऊंगी वो आगे चल के चैप्टर बनते जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, प्लानिंग मीन्स, इट मीन्स टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस। हर चीज को टाइम से पहले डिसाइड कर लेना, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। जैसे मैंने अपना मैनेजमेंट का टास्क लिया है, मैंने ये टास्क लिया है, मुझे ये टास्क मैनेज करना है। कोई क्वेरी है किसी की बच्चे? जैसे मैंने ये टास्क लिया है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स डे मैनेज करना है, जो 5 सितंबर 2020 को आएगा। अगर मुझे ये टीचर्स डे मैनेज करना है, तो इसके लिए जो मेरा सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग। अब आप बोलो, सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। इट मीन्स टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एक्सेट्रा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने के बजट में पूरा टीचर्स डे का फंक्शन कंप्लीट करना है। अब एक चीज और सुनो, जो भी आपकी प्लानिंग होती है ना बच्चे, इट इज अ ब्रिज बिटवीन, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है बुक में, इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कहां पे हम हैं और कहां पहुंचना है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, उसके बीच का जो गैप होता है बच्चे, दैट इज प्लानिंग। वो रास्ता, बहुत ध्यान से समझो, वो रास्ता, दैट रास्ता इज कॉल्ड एज प्लानिंग। वो आपकी प्लानिंग है कि आप कितनी अच्छी प्लानिंग करते हो। देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? वेयर वी आर, ठीक है जी, इधर है वेयर वी वांट टू गो। अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, वेयर यू वांट टू गो। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम हरिद्वार में हैं, हमें दिल्ली जाना है। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है प्लानिंग। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, ये ब्रिज पूरा नहीं हो सकता। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, ये रास्ता पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत ध्यान से सुनो, अब मैं आती हूँ ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और आप चाहते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 50 लाख का प्रॉफिट हो, तो वेयर वी आर एट 10 लाख एंड वेयर वी वांट टू गो, वी वांट टू गो एट 50 लाख। उसके बीच का जो रास्ता है वो आपकी प्लानिंग है। आपके मार्क्स आ रहे हैं 50%, आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स आए 70%। तो ये जो आप चाहते हो ना कि मेरे 20% ज्यादा है, इसके लिए जो आपको मेहनत करनी है, जो रास्ता है, दैट रास्ता इज प्लानिंग। प्लानिंग एक रास्ता होता है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आई होप आई एम क्लियर। कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है किसी की लाइन में? दक्ष आपका म्यूट नहीं है। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, चलो डन, ठीक है। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अब फटाफट से देखो, मैनेजमेंट का, किसी भी चीज को मैनेज करने का सबसे पहला फंक्शन क्या है? किसी भी चीज को मैनेज करने का सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग।
अब फटाफट से सुनो। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। इट मींस टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस। सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर लो, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, एक बजट फिक्स कर लो। और इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। और पहले से ही हर चीज का एक बजट डिसाइड रखो। अब एक बहुत अच्छी बात सुनना, क्या डिसाइड किया था हमने कि 40,000 के बजट में अप्रोक्स हम पूरा टीचर्स डे का फंक्शन कर लेंगे। यही बोला था मैंने, हम पूरे टीचर्स डे का फंक्शन इस बजट में कर लेंगे। वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, ये हमारी प्लानिंग है। लेकिन बच्चे एक बहुत अच्छी बात आती हूँ, प्लानिंग बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। प्लानिंग शुड ऑलवेज बी, प्लानिंग शुड ऑलवेज बी, जोड़ लो अब इसको, प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। इसे कहते हैं हम एक अच्छी प्लानिंग। प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। अब इसका क्या मतलब है कि प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए। प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट मतलब प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट मतलब, बहुत ध्यान से सुनो, मतलब S stands for specific. S stands for specific. Planning should always be smart. S stands for specific. आपके जो भी प्लान्स है बच्चे, वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक समझते हो कि बिल्कुल साफ बात बोलो। अब जैसे मैंने बात को घुमाया नहीं, मैंने आपको क्या बोला सीधा सीधा कि मैं 40,000 टू द पॉइंट। हाँ, टू द पॉइंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, टू द पॉइंट। 40,000 रुपए मैं बोलती, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब ये स्पेसिफिक तो नहीं हुआ ना, अरे बहुत ज्यादा कितना, मुझे दीदी बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, कितने। जब तक वो कितना डिसाइड नहीं होता है ना, प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग तब होती है जब वो कितना डिसाइड होता है कि आपको कितना चाहिए, भाई स्पेसिफाई करो। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा कि मैं 40,000 के अंदर अंदर पूरा टीचर्स डे का फंक्शन खत्म कर दूंगी। चाहे वो कोई भी प्लानिंग हो आपकी, कोई भी प्लानिंग हो। आपको कोई नया, देखो ये तो मैंने टीचर्स डे से रिलेट कर दिया ना। अब बिजनेस में टीचर्स डे तो होता नहीं है, तो बिजनेस में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, हमें अपनी सेल को बढ़ाना है, हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। भाई तुम्हें जो भी करना है, एंड द टारगेट शुड बी स्पेसिफिक। मुझे स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात चाहिए कि अगर आपको सेल बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट बढ़े तो कितना बढ़े, अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपका बजट क्या है ना। टू द पॉइंट बात करो। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा सेल चाहिए, मैनेजर लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। अगर आप फ्यूचर में एक अच्छे मैनेजर बन जाते हो तो बेटा जी क्या बोलोगे अपने स्टाफ से कि इस साल प्रॉफिट कम कैसे आया, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। वो कहेंगे क्या है ये, क्या मैनेजर है। तो मैनेजर मींस यू शुड बी स्पेसिफाइड कि इस साल प्रॉफिट हमें सिर्फ टर्नओवर का 10% हुआ है, अगले साल मुझे 15% चाहिए। ये होता है एक समझदार व्यक्ति। ज्यादा, कम, आधा, ये वाले होते हैं बेवकूफ। तो हमें एक, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड, टू द पॉइंट। और अगर वो टू द पॉइंट नहीं है ना बच्चे, तो वो अच्छी प्लानिंग नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, व्हाट इज एम। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। प्लानिंग इज समथिंग विच शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल आप सब जानते हो, आप सब अकाउंट्स में पढ़ के आए हो। मेजरेबल मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। सबको पता है कि पैसे में ही बात होती है, मतलब मेजरेबल होना चाहिए, चाहे मनी में मेजर हो, चाहे यूनिट्स में मेजर हो, एक्सेट्रा, किसी चीज में तो मेजर हो। तो प्लानिंग शुड ऑलवेज बी मेजरेबल, वो किसी ना किसी चीज में इजीली मेजर हो सके। स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हो का मतलब है टू द पॉइंट हो। मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, स्पेसिफिक मीन्स जो आपने बोला था टू द पॉइंट, टू द पॉइंट हो, मेजरेबल हो। अब सुनो ध्यान से, ए स्टैंड्स फॉर, चलो कोई तुक्का ही लगा लो, क्या पता सही हो जाए। चलो चलो बी क्विक, चुप रहने से तो पढ़ाई होगी नहीं आपसे ज्यादा देर। स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। एम। एम, चलो और
बोलो बोलो, बी क्विक, ए से। अब कुछ आता हो दिमाग में, एक्यूरेट, प्लानिंग, एक्यूरेट, प्लानिंग शुड ऑलवेज बी एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स नो एरर। जिस आदमी की प्लानिंग में ही एरर है वो मैनेजमेंट क्या खाक करेगा। तो सबसे पहली बात, जब आपको मैनेजमेंट करना है बाबू, तो प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, स्पेसिफाई, टू द पॉइंट। वैसे भी एक बात बताऊं आपको, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना बच्चे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, पीएचडी होल्डर, स्कॉलर टाइप, देखना आप कभी अपनी लाइफ में, जो लोग बहुत बड़े लेवल पे होते हैं एक एज के बाद, वो लोग सच में ही टू द पॉइंट बोलते हैं, वो फालतू नहीं बोलते हैं। तो प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, जिसमें कोई एरर ना हो। अब आएगी सबसे अच्छी बात, आर स्टैंड्स फॉर रिलायबल, रिलायबल, और रिलायबल का भी एक और अच्छा वर्ड है, दैट प्लानिंग शुड बी रियलिस्टिक। चलो आपने ये ट्राई किया, रिलायबल तो इतना ही बता दो, रियलिस्टिक मतलब कोई भी आप में से कोई भी बोलेगा चलेगा। व्हाट इज रियलिस्टिक? फालतू हवा में नहीं उड़ना। एग्जैक्टली मतलब ऐसी चीज, देखो प्लानिंग कर रहे हो, सुनो ध्यान से, टारगेट सेट कर रहे हो, अब अपने दिमाग में सोचो, प्लानिंग कर रहा हूँ, टारगेट सेट कर रहा हूँ, अगर टारगेट सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, टारगेट सेट कर रहा हूँ, टारगेट सेट कर रहा हूँ, तो टारगेट ऐसा तो हो जो रियलिस्टिक हो, है ना। चांद तारे तोड़ लाऊंगा वाला इज नॉट रियलिस्टिक, तो आई नीड समथिंग विच इज रियलिस्टिक। आप ऐसा प्लान आउट करिए जो रियलिस्टिक हो। अब मैं आप प्लान करूं कि भाई देखो एक हफ्ते के अंदर अंदर ना मैं टर्नओवर को डबल कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, देश की स्थिति खराब है, तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए जब आप प्लानिंग करें तो बेटा जी प्लान शुड बी रियलिस्टिक। आप प्लान कर रहे हो, प्लान कर रहे हो मतलब आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, मुझे हरिद्वार से दिल्ली जाना है, लॉकडाउन है, मैं प्लानिंग कर रही हूँ। अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं रियलिस्टिक प्लानिंग करूंगी ना। अब मैं ये प्लानिंग करूँ, हाँ आगे पुलिस आएगी, मैं तो गाड़ी भगा दूंगी, पुलिस भाड़ में गई, तो ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं। तो आई शुड प्लान समथिंग विच इज रियल, विच इज पॉसिबल। तो रियलिस्टिक का मतलब होता है समथिंग विच इज पॉसिबल, समझ गए आप। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो ऐसी चीज, ऐसा प्लान होता है जो कि पॉसिबल हो। अगर बेटा जी पॉसिबल नहीं है तो वो प्लान बेकार है। तो प्लान इज समथिंग विच इज पॉसिबल। अब हमारा बच्चा एक लास्ट, प्लान शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, सॉरी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, रियलिस्टिक, और एक लास्ट जिसमें आप बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, प्लान्स शुड ऑलवेज बी टाइम बाउंड। बताओ व्हाट इज टाइम बाउंड, कोई भी जो भी लाइन पे है, और बेटा जी आंसर्स कोई देते रहो। डेडलाइन, डेडलाइन, डेडलाइन से पहले विद इन द टाइम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, टाइम बाउंड मीन्स प्लान का एक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। कर लूंगा, पढ़ लूंगा, ये तो 11th में आप करते रहे, है ना, अभी पढ़ेंगे दीदी, अभी कल, अभी कल। तो स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, टाइम बाउंड, प्लान शुड ऑलवेज बी टाइम बाउंड, कि हाँ मैं आज रात के अंदर अंदर ये वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा, दिस इज टाइम बाउंड। मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, कब, 11th के बाद, 12th के बाद, कब कर दोगे भाई। तो इसलिए जब आप प्लान सेट करते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं, तो आपकी प्लानिंग हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। ये हमने बहुत सारा पढ़ा दिया, तो फटाफट से हम एक रिकैप ले लेते हैं, पीछे चलते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कुछ भी मैनेज करना है, मैंने तो एक टीचर्स डे आपके लिए एग्जांपल लिया है क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हो गए टीचर्स डे, अब तो खैर होगा नहीं, तो इसलिए जो भी आपका इवेंट है, नहीं ऐसा सुनने में आया था कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए तो नहीं टीचर दीदी, हम होगा नहीं एक्साइटेड बाबू, हैं। एक्साइटेड ही नहीं है। एक्साइटेड के लिए कौन कर रहा। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। चलो सुनो, तो जो भी टीचर्स डे के लिए एक्साइटेड थे, अगर हम उसको मैनेज करें, तो मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी थी बच्चे, प्लानिंग। प्लानिंग करने में हमें सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनेज करना चाहते हो, किसी को भी, अपनी पढ़ाई को, जो बिल्कुल नहीं करना चाहते होगे अभी तो,
ठीक है, पढ़ाई को, किसी फंक्शन को, किसी बर्थडे को, किसी मैरिज को, ये हो गई फालतू बातें। अब आते हैं बिजनेस पे। अगर आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की सेल को, प्रॉफिट को, इन चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टू बी अ गुड मैनेजर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी। प्लानिंग मीन्स सब कुछ आपको एडवांस में ही डिसाइड कर लेना चाहिए, एक बजट बना लेना चाहिए। प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अगर आप कहीं से कहीं पहुंचना चाहते हो तो बाबू प्लानिंग से बड़ी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं। और प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो और आप ये सोचो कि बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप प्लानिंग करो। प्लानिंग में अपना बजट फिक्स करो। देखो आप प्लानिंग में क्या क्या कर सकते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्लानिंग में आपको क्या क्या करना होता है, आप अपना बजट फिक्स करो, अपने एम, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आप बोलो, किसी भी भाषा में बोल लो, टारगेट्स, टाइम लिमिट। एग्जैक्टली वो सेट करो। जब तक आपका ये वाला काम नहीं होगा ना, तब तक आगे का कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बजट सेट करना, एम सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके बाद ही मैनेजमेंट आगे बढ़ता है। I hope I am 100% clear. So what is the first function of management? To do planning. To do planning. इसके points mark कर दूं? To do planning. ये लो मैं इसमें arrows डाल रही हूँ जहां जहां main चीजें हैं। ध्यान से सुनना आप। It means to decide everything in advance. What to do, how to do, when to do, etc. It is a bridge between where we are and where we want to go. Next arrow आता है ये वाला diagram. फिर next आता है planning शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। और प्लानिंग में क्या क्या डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में बजट फिक्स करते हैं, एम, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सेट करते हैं। दिस इज प्लानिंग। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। प्लानिंग के बाद एक चीज और पढ़ा दूं आपको, फिर आप नोट करिएगा। प्लानिंग के बाद जो हम करते हैं, चलो प्लानिंग तो हो गई, एक चीज बताऊं, प्लानिंग हो गई पेपर पे, प्लानिंग होती है पेपर पे, पेपर पे। और एक चीज और बताऊं, प्लानिंग पता है कौन करता है, जो लोग टॉप लेवल पे होते हैं। ये मैं आपको अपने लिए अपनी तरफ से बता रही हूँ। प्लानिंग वो करते हैं जो लोग टॉप लेवल पे होते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। प्लानिंग, हाँ चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लानिंग वो होती है जो पेपर पे होती है और प्लानिंग करता है टॉप लेवल। हमेशा एक चीज याद रखना, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर के लेवल पे जाओगे ना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आजकल आपको म्यूट करना है बच्चे। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ऊपर के लेवल पे जाओगे तो आपके दिमाग का काम ज्यादा होगा। इंसान कामयाब पता है कब बनता है, जब उसके दिमाग का काम ज्यादा हो और फिजिकल वर्क कम हो। फिजिकल वर्क तो बाबू लेबर भी करती है। एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखो, फिजिकल वर्क तो लेबर करती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, लॉजिक है भाई, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका मेंटल वर्क ज्यादा होता है। और प्लानिंग अपने आप में एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग होती है दिमाग से। और कंपनी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब बैठ के करते क्या है, प्लानिंग ही तो करते हैं। इनका 24 घंटे क्या काम है, बस प्लानिंग करना। और जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना आगे काम अच्छा होगा। और अगर प्लानिंग ही बेकार होगी तो आगे भी काम ऑटोमेटिकली बेकार ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग के बाद इंसान क्या करता है, सेकंड स्टेप। प्लानिंग के बाद, प्लानिंग कर दी, सब कुछ सेट हो गया, हाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। आपने अपना टाइम टेबल पूरा सेट कर लिया, हाँ सुबह उठूंगा, ये होगा, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अब तुम कौन सा उसको फॉलो करने वाले हो, प्लानिंग तो हो गई। प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बहुत सारे
रिसोर्सेस को एलोकेट करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिस दिन आप अपना टाइम टेबल प्लान करते हो ना, जिस दिन कि हाँ कल से मेरा टाइम टेबल है, मैं सुबह इस टाइम उठूंगा, रात को देर तक पढ़ूंगा, अगले दिन आपकी ऑर्गेनाइजिंग पता है क्या होती है? बहुत सारा खाने का सामान इकट्ठा कर लो, बहुत सारी नई नई कॉपी बुक स्टेशनरी ले आओ, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो मैंने प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। भाई अगर मुझे रात भर जागना है तो कुछ खाने पीने के लिए चिप्स कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही, ठीक है? तो ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग है। प्लानिंग के बाद इंसान ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेस को एलोकेट करना। बहुत ध्यान से सुनना है, रिसोर्सेस को एलोकेट करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 40,000 रुपए में पूरा टीचर्स डे का फंक्शन खत्म करना है। अब आपने रिसोर्सेस को एलोकेट किया एंड ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। सारा काम खुद थोड़ी कर लूंगी। मैंने क्या सिखाया था कि बीइंग अ मैनेजर मुझे लोगों से वर्क कराना है, करना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, मुझे लोगों से काम कराना है। ये मैं आपको जो बातें बता रही हूँ, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये मैं आपको लोगों से काम कराने की बातें बता रही हूँ कि लोगों से काम कैसे कराया जाता है। लोगों से काम कराने के लिए सबसे पहले हमें खुद प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई मुझे काम क्या कराना है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या काम कराना है तो मैं काम कैसे कराऊंगी? तो सबसे पहले मैं प्लानिंग करूंगी और अब मैं बस काम देने वाले स्टेप पे आ गई। अब मैं रिसोर्सेज एलोकेट करूंगी और हर एक को उसकी ड्यूटी असाइन कर दूंगी कि लो भाई ये कर लो, मेरे बस की तो है नहीं। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना और ड्यूटीज को असाइन करना, यानी कि वर्क को डिवाइड करना। क्या करना भाई? डिवीजन ऑफ वर्क। बांट दो वर्क को। कैसे? मेरा टास्क था, ये मेरा टास्क था, गायब हो गया टास्क का, ये रहा, ये मेरा टास्क था कि मुझे वो टीचर्स डे वाला फंक्शन करना है। ये तो टास्क था, टीचर्स डे, ठीक है? और जिसका बजट मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये बजट था। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रही हूँ, मैं कौन सा सारा काम खुद करूंगी? अब मैंने ये बांट दिया। ये देखो कैसे कैसे बांटा। मैंने कहा देखो इसे ना काम को बांटते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया डांस, ये डांस देखेंगे। एक डिपार्टमेंट बन गया केटरिंग, भाई ये खाने पीने का देख लेंगे अपने आप। एक बन गया डेकोरेशन, ठीक है जी। एक डिपार्टमेंट बना दिया मैंने म्यूजिक। एक डिपार्टमेंट मैंने बना दिया सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी। एक डिपार्टमेंट मैंने बना दिया इनविटेशंस, इनविटेशंस गिफ्ट्स, जिन भी लोगों को आप इनवाइट करोगे। अब क्या किया मैंने ये काम को बांट दिया, और काम बांटने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बेटा जी कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, सारा काम खुद तो आप कर नहीं सकते हो। और जब आप सारा काम खुद नहीं कर सकते हो तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करके प्रॉपरली काम को बांटना होता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, ड्यूटीज को असाइन करना होता है। अब मैंने बांट दिया कि जी डांस में मुझे 4 लोग अपॉइंट करने। अभी मुझे ये नहीं पता कौन लोग हैं। इस डांस संभालने के लिए मैं कितने लोग अपॉइंट करूंगी? 4, ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है, कि आई विल अपॉइंट 4 पीपल। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है जी। तो जो भी डांस वाला काम है इसको संभालने के लिए मैं कितने लोगों को अपॉइंट करूंगी? 4। एक सेकेंड, 4 लोगों को मैं अपॉइंट करूंगी, यानी कोई ऐसे 4 बच्चे होंगे जिन्हें मैं सिलेक्ट करूंगी और वो ये डांस का सेगमेंट देखेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने केटरिंग संभालने के लिए 6 लोगों को रखा है। डेकोरेशन संभालने के लिए मैंने 2 लोग रखे। डेकोरेशन के लिए 2 बहुत है, ये मैं काम बांट रही हूँ। म्यूजिक के लिए मैंने 3 लोग रख दिए, और इनविटेशंस के लिए मैंने 8 लोग रखे हैं कि सारे टीचर्स तक प्रॉपर इनविटेशन और जो भी है मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब अच्छे से हो जाना चाहिए। तो मैंने इस हिसाब से लोगों को बांटा है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे डांस में कितने लोग चाहिए? 4। केटरिंग के लिए कितने लोग चाहिए? 6। ये मैं एज अ मैनेजर डिसाइड कर रही हूँ।
डेकोरेशन में मुझे कितने लोग चाहिए? 2। म्यूजिक में मुझे कितने लोग चाहिए? 3। और इनविटेशन में मुझे कितने लोग चाहिए? 8। ये मैंने डिसाइड किया है. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग बिकॉज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग वर्क डन बाय अदर्स. मुझे नहीं करना है, मुझे तो करवाना है. तो अब मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, आप फटाफट से उन 2 का पहले रिकैप लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहली चीज है प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड एवरीथिंग इन एन एडवांस. और क्योंकि बेटा जी मैं मैनेजर हूं, तो मैं तो सिर्फ डिसाइड ही करूंगी, काम तो आप करोगे, मैं थोड़ी करूंगी. मैं तो मैनेजर हूं, तो मैं तो डिसाइड कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है. ऑर्गेनाइजिंग मैंने कर दी, प्लानिंग मैंने कर दी, आगे आप करो, आगे सब कुछ मुझे थोड़ी करना है. तो मैंने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करनी है सिर्फ बीइंग अ मैनेजर. हर चीज डिसाइड करनी है. इट इज और हर चीज जो भी मैं डिसाइड करूं, इट शुड ऑलवेज बी, फटाफट से बोलो आप लोग, बहुत सारे लोग लाइन पे हैं, बी क्विक. जो भी चीज मैं डिसाइड करूं, जो भी टारगेट में डिसाइड करूं, जो भी एम में डिसाइड करूं, वो क्या होना चाहिए बच्चे? कुछ एक वर्ड पढ़ाया था ये. एग्जैक्टली. हाँ बोलो बोलो सब बोलो, वो क्या होना चाहिए? स्मार्ट. व्हाट इज स्मार्ट? एस फॉर बी क्विक. स्पेसिफिक. शाबाश. एम फॉर जो भी लाइन पे है, जल्दी जल्दी. मेजरेबल. ए फॉर एक्यूरेट. एक्यूरेट. आर फॉर रियलिस्टिक. टी फॉर टाइम बाउंड. टाइम बाउंड. आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड. क्लियर है प्रियांशी, सागर, मानसी, मिताली, आई गेस एवरीबॉडी. ठीक है, तो प्लानिंग शुड ऑलवेज बी स्मार्ट. प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? फटाफट सबको बोलना है. प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग में हम 2 चीजें एलोकेट करते हैं आजकल. क्या क्या? एक तो हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, Resources. और एक हम ड्यूटीज असाइन करते हैं और काम को डिवाइड करते हैं. क्योंकि सारा काम मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है. और अगर में हमने काम को बांटा था, और जिन भी सेगमेंट्स में हमने ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया था. चलो आगे बढ़ते हैं. हमने क्या क्या कर दिया? हमने टारगेट सेट कर लिया, हमने काम बांट दिया, टारगेट सेट हो गया, काम बढ़ गया. अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग. काम तो बढ़ गया बेटा जी, लेकिन याद करो आपने काम को डिवीजन ऑफ वर्क में कुछ ऐसे बांटा था, जैसे मुझे याद है, डांस, केटरिंग, डेकोरेशन, म्यूजिक और इनविटेशन. कुछ ऐसे करके आपने बांटा था. और जब आपने काम बांटा था, एक सेगमेंट था आपका डांस, दूसरा सेगमेंट था आपका केटरिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरा सेगमेंट था, अभी मैं उसको सही कर दूंगी, तीसरा केटरिंग के बाद तीसरा सेगमेंट था डेकोरेशन, चौथा सेगमेंट था हमारा म्यूजिक, और 5वां सेगमेंट था इनविटेशन. इन 5 सेगमेंट्स में हमने काम को बांटा था. तो अगर मैंने इन 5 सेगमेंट्स में काम को डिवाइड किया, और मैंने ये डिसाइड किया था कि हर एक में कितने कितने लोग रहेंगे, हो सकता है अब चेंज हो जाए, आप परेशान मत होना, लेकिन अंदाजा सही होगा तो सही सही लिख दूंगी मैं. हमने लिखे थे डांस में 4, केटरिंग में आई गेस 6, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेकोरेशन में 5, 2 2 2 2 म्यूजिक में 3, इनविटेशन में 8. म्यूजिक में 3 और इनविटेशन में 8. ठीक है जी, 8. ठीक है जी. 8. मुझे डन, मुझे इतने लोग चाहिए, मतलब लॉजिक ये है कि मुझे इतने लोग चाहिए. डांस में मुझे 4 लोग चाहिए, केटरिंग में 6, डेकोरेशन में 2, म्यूजिक में 3, इनविटेशन में 8. मुझे इतने लोग चाहिए, और इतने लोग मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये सब लोग मेरे लिए काम करेंगे, क्योंकि मैंने काम को बांटा है. अब मेरा अगला स्टेप क्या है? मैं अपने लिए, बेटा पता है क्या होता है, जैसे आप ये चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप ये चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, लेकिन लोग आपके लिए काम करें उससे पहले आपको खुद के लिए भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. जब तक आप खुद के लिए थोड़ा सा काम नहीं करोगे, लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने खुद के लिए क्या करी? प्लानिंग. फिर हमने खुद के लिए क्या करी? ऑर्गेनाइजिंग. और अब हम स्टाफिंग कर रहे हैं. व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है टू अपॉइंट पर्सन. टू अपॉइंट पर्सन, दिस इज स्टाफिंग. मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना है. स्टाफिंग मतलब पर्सन को अपॉइंट करना. आपने क्या बोला कि डांस में 4 लोग चाहिए, केटरिंग में 6, डेकोरेशन में 2, म्यूजिक में 3, इनविटेशन में 8. अब अपॉइंट तो करो, कौन चाहिए?
किसको अपॉइंट करोगे? अपॉइंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करने के लिए आपको बच्चे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करके, एक ऐसे नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करके एप्लीकेशंस लेनी पड़ेंगी, फिर उन एप्लीकेशंस का आपको इंटरव्यू कराना पड़ेगा। आपको नहीं लगता ऐसा होगा? उन बहुत सारी एप्लीकेशंस का इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, फिर एक जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे, ऐसे ही तो होगा, जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि अगर मुझे डांस में 4 लोग चाहिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मुझे डांस में 4 लोग चाहिए तो मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि वो 4 लोग कौन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया कि एक ए होगा, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, एक मान लो पी होगा, एक मान लो टी होगा, एक एग्जाम्पल है, और एक मान लो जेड होगा। लेकिन मुझे इन्हें अपॉइंट तो करना पड़ेगा, उसके लिए इन्हें प्रॉपर टेस्ट वेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके इंटरव्यू होंगे, उसके बाद जाके ये 4 लोग सेलेक्ट होंगे। ऐसे ही केटरिंग के 6 लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसे ही डेकोरेशन के 2 लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसे ही म्यूजिक के 3 लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसे ही इन्विटेशन के 8 लोग सेलेक्ट होंगे। तो व्हाट डू यू मेंट बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स टू अपॉइंट, मैं वर्ड चेंज करना चाहूंगी, स्टाफिंग मीन्स टू अपॉइंट योर स्टाफ, अपने स्टाफ को अपॉइंट करना जो आपके लिए काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। अब मैंने 3 बातें बता दी। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद आप काम डिवाइड करके ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर आप अपना स्टाफ अपॉइंट करोगे विच इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। उसके बाद आप 4th फंक्शन पे आओगे विच इज डायरेक्टिंग। अब एक बात बताओ, जो स्टाफ आपने अपॉइंट किया है, आंसर्स आप दोगे, मैं नहीं दूंगी अभी, 5 मिनट की क्लास और है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है जी? जो स्टाफ आपने अपॉइंट किया है, क्या उनको अपना काम पता है? फटाफट से आंसर्स देने हैं। हाँ जी, क्या उनको सारा काम आता है? नहीं, उनको अपना सारा काम आता होगा, मतलब उन्हें पता है कि कैसे कैसे करना है। जैसे मैंने हाँ। थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं, मुझे कैसे चाहिए ये पता होगा। जैसे मैंने AP T Z को अपॉइंट किया है, मुझे केटरिंग में क्या क्या चाहिए, है ना, उसे तो नहीं पता होगा। मुझे डेकोरेशन कैसी चाहिए, उसे नहीं पता होगा। मुझे म्यूजिक में क्या चीज चाहिए, उसे नहीं पता होगा। मैं इनविटेशन में क्या कहना चाहती हूँ कि कैसे इनवाइट करना है, उसे नहीं पता होगा। जब आप लोगों को अपॉइंट करते हो तो लोगों को काम आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपको कैसे चाहिए। जब आप बिजली वाले को घर बुलाते हो तो उसको बिजली का काम आता है, लेकिन बताओगे तो आप ही कि हाँ भैया मुझे ऐसे चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टाफ अपॉइंट कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप आता है डायरेक्टिंग, एंड डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू गिव, बहुत अच्छी बात है, 2 लास्ट बातें, टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर स्टाफ। यहाँ पे आप अपने स्टाफ को क्या दोगे? इंस्ट्रक्शंस, और आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। लेकिन बेटा जी डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ हमें 4 चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले हमें उनके काम को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना है, ये डिटेल में बाद में आएंगी। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो तो क्या क्या काम होते हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, उसे मोटिवेट करना, लीडरशिप, और उससे रेगुलरली बात करना। किसी को भी इंस्ट्रक्शंस देने में ये 4 चीजें आती हैं। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बेसिकली मैं आपको इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रही हूँ, और अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तो मुझे ये 4 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो आपको सुपरवाइज करना कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए हम आपसे बीच बीच में आपका नाम पूछते हैं। आपको मोटिवेट करना, आपको गाइड करना, और आपसे बीच बीच में कम्युनिकेट करना। तो जब भी आप किसी के काम को चेक करते हो, किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। लास्ट चीज आती है 5th, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। लास्ट क्या क्या हो गया, एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। प्लानिंग हो गया, टारगेट डिसाइड हो गए, थोड़ा धीरे हो जाऊं, मैं एंड कर रही हूँ क्लास को। प्लानिंग में टारगेट डिसाइड हो गए, ऑर्गेनाइजिंग में वर्क डिवाइड हो गया, स्टाफिंग में हमने स्टाफ अपॉइंट किया, डायरेक्टिंग में हमने स्टाफ को बता दिया कि भाई ये काम करना है, और लास्ट में जाते जाते एक काम और मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, दैट इज कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू चेक। ये तो आपको करना ही पड़ेगा जब वो काम कर लेंगे। डायरेक्टिंग में आपने उन्हें क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस। जब वो काम कर लेंगे तो आपका ये लास्ट काम बनता है कि आप चेक करो। तो चेक प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि आपने उन्हें क्या काम दिया था। आगे आप बोलो, बस खत्म करें फिर। तो चेक प्लान्ड परफॉर्मेंस विद, बताओ जो आपने उन्हें काम दिया था उसको किस परफॉर्मेंस के साथ मिताली चेक करना है। बोलिए बोलिए, बी क्विक, जो भी लाइन पे है। व्हाट इज प्लान्ड परफॉर्मेंस, जो काम मैंने आपको दिया था, दैट इज प्लान्ड परफॉर्मेंस। एंड इसे चेक किसके साथ करूंगी मैं, आई विल चेक द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि क्या काम उसने करा है और मैंने उसको क्या दिया था। ये मेरा लास्ट काम है। तो बीइंग अ मैनेजर मेरे 5 फंक्शंस बनते हैं। सबसे पहला, एक तो मुझे प्लानिंग करनी है, काम को डिवाइड करके ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफ अपॉइंट करना है, स्टाफिंग करनी है, फिर मुझे उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, डायरेक्टिंग करनी है, और लास्ट में मुझे उनकी प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ चेक करना है, विच मीन्स कंट्रोल। तो ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। और बेटा जी इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं पोस्ट डीसी। ये वर्ड आप इस क्लास में बहुत बारी सुनोगे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। इसको बोलते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग। हाँ जी, कुछ आप बोल लो फिर एंड करें आज की क्लास। मानव, व्हाट इज पी? ऑर्गेनाइजिंग। हाँ बोलिए दीदी बोलिए। प्लानिंग। प्लानिंग, ओ से प्लानिंग क्या दीदी। आएगा, ओ से क्या आएगा, Organizing. ऑर्गेनाइजिंग। एस से क्या आ जाएगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग Staffing. बोलिए। टी से क्या आएगा, डायरेक्टिंग। और Directing. क्या आ जाएगा, कंट्रोल। ये Controlling. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। बताओ ये मैनेजमेंट के क्या है, 5। 5 फंक्शन। Functions. ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। क्लियर है? ठीक है बच्चे, क्लियर हो चुका है। ये आपकी हाँ पिछली जी। वीडियो है, इसको यहाँ से नोट आप कर चुके होगे, और पिछली क्लास को आप इससे नोट कर लो। नोट हो जाएगा तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। लीजिए बच्चे, ये वो स्क्रीन है। दीदी इससे पिछले वाला भी नोट नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं वही खोल रही हूँ। मैं एक काम करती प्लानिंग हूँ। वाला। हाँ जी बच्चे, खोल दिया। मैं आपको इन सबके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में ही भेज रही हूँ, आप आराम से नोट कर हाँ लीजिए। दीदी। ठीक है हाँ जी, ठीक है दीदी। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको सब अभी भेज देती हूँ। ओके ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी।